नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समाचार। मैं हूं आपके साथ श्रुति जोशी। आइए एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। पाकिस्तान में भयंकर बवाल, टीएलपी प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई हिंसक झड़प, 10 से अधिक लोगों की गई जान। महंगा हुआ गोल्ड तो बढ़ गई तस्करी, केरल एयरपोर्ट पर लावारिस पड़ा मिला 73 लाख का सोना। ताजमहल परिसर के दक्षिणी गेट के पास लगी आग लगने के बाद दिख रहा धुआं। इस्तीफा देना चाहते हैं केंद्रीय मंत्री, कहा पैसे नहीं आ रहे। सीपीआई के हमले में दोनों पैर गंवाने वाले को देना चाहते हैं अपना पद। हमास ने सभी 20 इजरायली बंधक रिहा किए, बदले में इजराइल 250 फिलिस्तीनी कैदी छोड़ेगा। ट्रंप कुछ देर में इजरायली सांसद को करेंगे संबोधित। अब खबरें विस्तार से। पाकिस्तान में भयंकर बवाल मच गया है। लाहौर और मुरीदके में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच हिंसक झड़प हो गई। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाई, जिसमें 10 से अधिक लोगों की मौत हो गई। प्रदर्शनकारियों ने सुरक्षा बलों पर अत्याधुनिक हथियारों से गोलीबारी करने का आरोप लगाया है। झड़प में 50 से अधिक पुलिसकर्मी भी घायल हुए। कट्टरपंथी इस्लामी पार्टी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने दावा किया कि पुलिस ने उसके समर्थकों को गोली मारी है। इतना ही नहीं, रेंजर्स ने बख्तरबंद वाहन से 70 लोगों को कुचल दिया, जिससे कई लोग घायल हुए। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक मुर्दके में पुलिस और रेंजर्स ने अंधाधुंध फायरिंग भी की है। कुछ समय की शांति के बाद सोने के तस्कर फिर से एक्टिव हो गए हैं और केरल के हवाई अड्डों पर तस्करी की गतिविधियां बढ़ गई है। सीमा शुल्क और राजस्व खुफिया निर्देशालय ने रविवार को तिरुवनंतपुरम और कोच्चि एयरपोर्ट पर तस्करी का सोना जब्त किया। तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर पहुंचे एक यात्री से 360 ग्राम सोना जब्त किया गया। वहीं कोच्चि के सीमा शुल्क आयुक्तालय द्वारा जारी एक बयान में अधिकारियों ने कहा कि हाल में एयरपोर्ट के माध्यम से सोने की तस्करी के मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। बयान में कहा गया है कि रुझान सोने की तस्करी में फिर से वृद्धि की ओर इशारा करते हैं। प्रतीत होता है कि सोने की ऊंची कीमतों के कारण तस्करी की गतिविधियां बढ़ी है। सीमा शुल्क के अनुसार पिछले हफ्ते तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर अलग अलग घटनाओं में 1.6 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की तस्करी के प्रयास में 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। बयान में कहा गया है, तस्कर अपने शरीर या कपड़ों में सोना छिपाने के अनोखे तरीके अपना रहे हैं। सोने को मोतियों या मनकों के हार के रूप में छिपाने का भी एक मामला सामने आया है। बयान में कहा गया, सीमा शुल्क विभाग सतर्क है और तस्करी की गतिविधियों पर अंकुश लगाने की हवाई अड्डों पर अपनी निगरानी और प्रवर्तन उपायों को और मजबूत कर रहा है। आगरा के ऐतिहासिक ताजमहल में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। यहां दक्षिण गेट के पास लगी, जिससे कुछ देर के लिए वहां धुआं फैल गया और अफरा तफरी मच गई। हालांकि आग पर तुरंत काबू पा लिया गया और किसी तरह का बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सूत्रों के मुताबिक आग लगने की वजह इलेक्ट्रिक लाइन में शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। जैसे ही धुआं उठता दिखा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के कर्मचारियों ने तुरंत टोरेंट पावर कंपनी को सूचना दी। बिजली आपूर्ति तत्काल बंद कर दी गई और मरम्मत कार्य शुरू किया गया। गौरतलब है कि 2018 से ताजमहल के दक्षिणी गेट से पर्यटकों का प्रवेश बंद है, इसलिए आग लगने के समय वहां भीड़ नहीं थी। फायर ब्रिगेड और एएसआई की टीम ने मौके पर पहुंचकर सुरक्षा की पूरी जांच की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दक्षिणी गेट के पास हल्का धुआं उठाई देखा जा रहा है, जिसे देख लोग चिंता में पड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने रविवार को अपने पद से इस्तीफा देने की इच्छा जताई और भाजपा के नवनिर्वाचित राज्यसभा सदस्य की सदानंद मास्टर को केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह दिए जाने की सिफारिश की। यहां सदानंद की मौजूदगी में एक समारोह में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए गोपी ने कहा कि सदानंद का राज्यसभा सदस्य बनना उत्तरी कन्नौज जिले की राजनीति में एक महत्वपूर्ण बदलाव है। गोपी ने कहा, मैं यहाँ पूरी ईमानदारी से कर रहा हूँ कि मुझे हटाकर सदानंद मास्टर को केंद्रीय मंत्री बनाया जाना चाहिए। मेरा मानना है कि केरल के राजनीतिक इतिहास में एक नया अध्याय बनेगा। केंद्रीय पेट्रोलियम और पर्यटन राज्य मंत्री गोपी ने कहा कि वह कामना करते हैं कि सदानंद के सांसद कार्यालय को जल्द ही मंत्री कार्यालय में बदला जाएगा। अभिनेता गोपी ने कहा कि वह राज्य के सबसे युवा भाजपा सदस्यों में से एक हैं और अक्टूबर 2016 में पार्टी में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनावों में जीतने के बाद पार्टी ने उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाया है।
हमास ने सभी 20 इजरायली बंधकों को रिहा कर दिया है। इन्हें 7 और 13 के 2 बैच में छोड़ा गया। हमास ने इन्हें रिहा कर रेड क्रॉस को सौंपा। पहले बैच के 7 बंधक इजराइल पहुंच चुके हैं, जबकि दूसरा बैच रास्ते में है। हमास के पास अब कोई जिंदा इजरायली बंधक नहीं है। हमास आज ही 28 इजरायली शवों को भी सौंपेगा। इसके बदले में इजराइल आज 250 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। इजरायली सेना ने कहा कि इसके लिए जरूरी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इजराइल पहुंचे हैं। खुद बेंजामिन नेतन्याहू उन्हें रिसीव करने पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पहुंचे। ट्रंप अब इससे थोड़ी देर में इजरायली संसद को संबोधित करेंगे। पूर्व आईएएस कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और पार्टी नेता पवन खेड़ा की उपस्थिति में कांग्रेस में शामिल हुए। इस मौके पर कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि मैंने 80 से 90 जिलों का दौरा किया और लोगों से बात की। मैं कई नेताओं से मिला, तब यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश को उस दिशा में ले जा सकती है जिस दिशा में उसे जाना चाहिए। वहीं कांग्रेस महासचिव और सांसद केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कन्नन गोपीनाथन कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। यह एक स्पष्ट संदेश देता है कि कांग्रेस एकमात्र पार्टी है जो इस देश के लिए न्याय के लिए लड़ रही है। कांग्रेस में शामिल होने के बाद पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने कहा कि मैंने 2019 में इस्तीफा दे दिया था। उस समय एक बात साफ थी कि सरकार देश को जिस दिशा में ले जाना चाहती है वह सही नहीं है। यह स्पष्ट था कि मुझे गलत के खिलाफ लड़ना होगा। मैंने 80 से 90 जिलों का दौरा किया और लोगों से बात की। मैं कई नेताओं से मिला, तब यह स्पष्ट हो गया कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही देश को उस दिशा में ले जा सकती है जिस दिशा में उसे जाना चाहिए। पूर्व आईएएस अधिकारी कन्नन गोपीनाथन ने आगे कहा, धारा 370 को हटाना सरकार का फैसला हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरे राज्य को बंद करने, सभी पत्रकारों, सांसदों और पूर्व मुख्यमंत्रियों को जेल में डालने, परिवहन, संचार और इंटरनेट बंद करने का फैसला करते हैं तो क्या यह सही है? यह सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि हम सभी के लिए एक सवाल है। क्या एक लोकतांत्रिक देश में यह सही हो सकता है? क्या इसके खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए थी? मैंने यह सवाल उठाया था और आज भी इस पर कायम हूं। भावनगर सोमनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर आज एक बड़ा हादसा टल गया। मुहव्वा के पास चलते वाहन में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट के कारण आग बढ़ गई। हादसे के वक्त कार में चालक अकेला मौजूद था, जिसे स्थानीय लोगों ने समय रहते सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना की जानकारी मिलते ही राजमार्ग यातायात पुलिस मौके पर पहुंची और दमकल विभाग व 108 आपात सेवा को सूचना दी। दमकल विभाग ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के चलते कुछ समय के लिए राजमार्ग पर यातायात प्रभावित रहा, लेकिन बाद में स्थिति सामान्य हो गई। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है कि आग लगने की असली वजह क्या थी। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज इस साल करिश्माई फॉर्म में है। सिराज इस साल टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। सिराज ने इस साल कुल 37 विकेट हासिल कर लिए हैं। दिल्ली टेस्ट मैच में वेस्टइंडीज के खिलाफ मैच में सिराज ने ये खबर लिखे जाने तक 3 विकेट लिए। भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज 2025 में सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले गेंदबाजों की सूची में टॉप पर हैं। अब तक सिराज ने 8 मैच खेले हैं और 26-64 की औसत से 37 विकेट लिए हैं। उनके इस आंकड़े में 2 बार पारी में 5 विकेट लेने का कारनामा भी शामिल है। जिम्बाब्वे के स्टार तेज गेंदबाज ब्लेसिंग मुजराबानी इस सूची में दूसरे नंबर पर हैं। साल 2025 तक मुजराबानी ने 9 टेस्ट मैच खेले हैं और 28.63 की औसत से 36 विकेट लिए हैं। इस एक टेस्ट पारी में 7 विकेट लेने वाले जिम्बाब्वे के पहले तेज गेंदबाज होने का रिकॉर्ड भी उनके नाम ही दर्ज है। ऑस्ट्रेलियाई तेज गेंदबाज मिशेल स्टार्क भी 2025 में सबसे ज्यादा विकेट लेने वालों में शामिल हैं, जिन्होंने अब तक 7 टेस्ट मैचों में 17.24 की औसत से 29 विकेट लिए हैं। पश्चिम बंगाल के पश्चिम बर्धमान जिले के दुर्गापुर में एमबीबीएस स्टूडेंट से गैंगरेप केस में पुलिस ने सोमवार को 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। अब तक कुल 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट ने बताया कि 3 लोगों को पहले गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें 10 दिन की पुलिस रिमांड में भेजा गया है। वहीं पीड़ित के पिता ने सीएम ममता के रविवार को दिए उस बयान को गलत बताया, जिसमें ममता ने कहा था कि पीड़ित और उसका दोस्त आधी रात 12:30 बजे कैंपस के बाहर थे। पीड़ित ने पिता ने कहा, मेरी बेटी का शुक्रवार 10 अक्टूबर रात 8 बजे से 9 बजे के बीच यौन उत्पीड़न हुआ। फिर भी मुख्यमंत्री ने झूठा दावा किया कि घटना आधी रात के बाद हुई। उन्होंने कहा, ममता खुद एक महिला है, उनकी टिप्पणी महिलाओं को रात में बाहर नहीं निकलना चाहिए बहुत ही असंवेदनशील है। वहीं रविवार को ममता ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा, मीडिया ने मेरे शब्दों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। आप मुझसे एक सवाल पूछते हैं, मैं उसका जवाब देती हूँ। इस तरह की राजनीति न करें।
बिहार में नवंबर महीने की शुरुआत में विधानसभा के चुनाव है। चुनाव से पहले बिहार की राजनीति पटना में भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। पटना पुलिस ने आतिशबाजी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री, एक देशी पिस्तौल और 3 कारतूस बरामद की है। इस मामले की अधिक जानकारी देते हुए पुलिस ने कहा है कि इस संबंध में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पिछले 40 घंटे के दौरान शहर के पश्चिमी क्षेत्र में चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन जखीरा के तहत ये बरामदगी और गिरफ्तारियां की गई है। पटना पश्चिम के पुलिस अधीक्षक भानु प्रताप सिंह ने कहा, पुलिस ने बेऊर और आईआईटी अम्हारा थाना क्षेत्रों में संवंत छापेमारी की और उस दौरान एक वाहन, एक देशी पिस्तौल, 3 कारतूस और 392 किलोग्राम विस्फोटक सामग्री जब्त की है, जो संभवतः आतिशबाजी बनाने के लिए रखी गई थी। सिंह ने कहा कि इस संबंध में मामला दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। गुप्त सूचना के आधार पर एक विशेष पुलिस दल का गठन किया गया है, जिसने दोनों स्थानों पर छापेमारी कर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस द्वारा जारी बयान में बताया गया कि बेऊर थाना क्षेत्र में विशनपुर पकरीब निवासी मुकुंद कुमार उर्फ मुकेश कुमार को वाहन, देशी पिस्तौल और 3 कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ रूपसपुर थाना में शस्त्र अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक बार फिर राजस्थान के दौरे पर आए हैं। यह पिछले 3 महीनों में उनका तीसरा दौरा है। शाह 13 अक्टूबर 2025 को जयपुर पहुंचे, जहां वे कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इस दौरान प्रदेश में 4 लाख करोड़ रुपए के निवेश एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग होगी। यहां 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इस मौके पर स्कूल स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ रुपए और दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण भी करेंगे। अमित शाह ने इससे पहले 21 सितंबर को जोधपुर का दौरा किया था। वहां उन्होंने रामराज नगर चौका में पारसमल बोहरा स्मृति महाविद्यालय भवन का शिलान्यास किया था। यह दौरा महज 22 दिन पहले हुआ था, जिसके बाद अब वे एक बार फिर प्रदेश की राजधानी जयपुर आ रहे हैं। अभिनेता और राजनेता विजय की रैली में हुई भगदड़ की जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए 3 सदस्यीय समिति गठित करने का भी आदेश दिया। 27 सितंबर को टीवी के प्रमुख और अभिनेता विजय की रैली के दौरान भगदड़ मच गई थी, जिसमें 41 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे। न्यायमूर्ति जेके माहेश्वरी और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने इस हादसे की निष्पक्ष जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित की। सीबीआई जांच की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति अजय रस्तोगी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति गठित करने का भी आदेश दिया गया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने करूर भगदड़ की जांच के संबंध में विजय की टीवी के मृतक पीड़ितों के 2 परिवारों और अन्य पक्षों द्वारा दायर विभिन्न याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और उत्तर प्रदेश सरकार में पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान की गिनती समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में होती रही है। सपा सरकार में वह कैबिनेट मंत्री थे और कई महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास थे। उनको Y+ सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन प्रदेश में सत्ता बदलने के बाद भारतीय जनता पार्टी सरकार आई और उनके पूरे दिन शुरू हुए। उनके ऊपर 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हुए और 2 मामलों में उनको सजा हुई, जिसके बाद वह सीतापुर जेल में बंद रहे। पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान को Y+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसे कोर्ट में दोषी पाए जाने के बाद जेल जाने पर वापस ले लिया गया था। सीतापुर जेल से रिहा होकर अब 23 माह बाद आजम खान जेल से जमानत पर बाहर आ गए हैं। उनके जेल से आने के बाद से ही घर पर मिलने वालों का आना जाना लगातार जारी है। इसी को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने उनको मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा को भी वापस दिया है। अब उनके आवास पर 5 सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे तथा 3 गुनार उनकी निजी सुरक्षा में उनके साथ रहेंगे। असम के सिंगर जुबिन गर्ग की मौत के समय मौके पर मौजूद रहे 3 और NRI सोमवार को असम पहुंचे। पुलिस ने इन्हें दूसरा नोटिस भेजा था। पुलिस की CID ब्रांच ने उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। अगले 2 दिनों में सिंगापुर में रह रहे कुछ और असमिया प्रवासी असम पहुंचकर बयान दर्ज करा सकते हैं। CID स्पेशल DG मुन्ना प्रसाद गुप्ता कहा, जियो लंगसत नार जारी परीक्षित शर्मा और सिद्धार्थ बोरा सुबह CID मुख्यालय पहुंचे, जबकि एक अन्य प्रवासी भास्कर ज्योति दत्ता भी शाम तक पहुंच सकते हैं। सिंगर जुबिन की 19 सितंबर को सिंगापुर में स्कूबा डाइविंग के दौरान समुद्र में डूबने से मौत हो गई थी। उस वक्त जुबिन नाव में कुल 17 लोगों के साथ सवार थे। इस केस में अब तक 7 गिरफ्तारियां हो चुकी है। इसमें जुबिन के चचेरे भाई DSP संदीपन गर्ग, मैनेजर सिद्धार्थ शर्मा, को सिंगर अमृत प्रभा महंत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल के आयोजक श्याम कनु महंत, बैंड के ड्रम मास्टर शेखर ज्योति गोस्वामी भी शामिल हैं।
बाल संरक्षण गृह में भी बच्चे सुरक्षित नहीं है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद के एक बाल संरक्षण गृह में 10 साल के लड़के के साथ यौन शोषण किया गया। शहर के सईदाबाद क्षेत्र में स्थित एक सरकारी बाल संरक्षण गृह में 10 वर्षीय लड़के के साथ पर्यवेक्षक द्वारा ही यौन शोषण किए जाने का मामला सामने आया है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस के अनुसार आरोपियों ने मई माह में कई बार लड़के का यौन शोषण किया। हाल में जब बच्चा दशहरे की छुट्टियों में अपने घर पहुंचा तो उसने यह बात अपनी मां को बताई। उन्होंने कहा कि पीड़ित की मां की शिकायत के आधार पर 11 अक्टूबर को आरोपी पर्यवेक्षक के खिलाफ यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पॉक्सो की संबंधित थी धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वैभव सूर्यवंशी को 15 अक्टूबर से शुरू होने वाले रणजी ट्रॉफी 2025-26 सीजन के लिए बिहार टीम का उप कप्तान बनाया गया है। टीम की कप्तानी बल्लेबाजी सकीब उल गनी करेंगे। अगले साल की शुरुआत में अंडर 19 वर्ल्ड कप होना है। ऐसे में वैभव का पूरे सीजन खेलना मुश्किल है। बाहर क्रिकेट एसोसिएशन ने रणजी ट्रॉफी 2025-26 के पहले 2 राउंड के लिए टीम जारी की है। बिहार 15 अक्टूबर को अपने पहले मैच में अरुणाचल प्रदेश से भिड़ेगा। इसके बाद 25 अक्टूबर को उसका सामना मणिपुर से होगा। 14 साल के वैभव ने भारत की अंडर 19 टीम के लिए खेलते हुए इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में शतक जड़े हैं। वैभव ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर इंडिया अंडर 19 टीम के लिए खेलते हुए ब्रिस्बेन में पहले यूथ टेस्ट में 78 गेंदों पर शतक लगाया। ऑस्ट्रेलिया में हुई मल्टी डे सीरीज में वह दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। उन्होंने 3 पारियों में कुल 133 रन बनाए। भारत ने यह सीरीज 2-0 से जीती। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को करूर भगदड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए। जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने एक्टर विजय की पार्टी टीवी के और भाजपा नेता उमा आनंद की मामले की सीबीआई जांच याचिका पर फैसला सुनाया। मद्रास एचसी ने मामले की जांच एसआईटी को सौंपी थी। बेंच ने कहा सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस अजय रस्तोगी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय कमेटी जांच की निगरानी करेगी। इसमें 2 आईपीएस अधिकारी तमिलनाडु कैडर के हो लेकिन यहाँ के मूल निवासी नहीं। इसमें शामिल होंगे जो आईजीपी रैंक से नीचे के नहीं होने चाहिए। बेंच ने 10 अक्टूबर को सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा था कि जब एआईएडीएमके को करूर में कम जगह होने के कारण रैली की अनुमति नहीं दी गई थी तो फिर टीवीके को 27 सितंबर की रैली को कैसे इजाजत दी गई। कोर्ट ने यह भी पूछा था कि मद्रास हाई कोर्ट ने एसआईटी जांच का आदेश कैसे दिया जबकि मामला मदुरै बेंच में था। दरअसल 27 सितंबर को तमिलनाडु के करूर में एक्टर विजय की रैली में हुई भगदड़ में 41 लोगों की मौत हुई थी। 100 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा है कि सरकार का शटडाउन, सरकारी कामकाज ठप होना जितना लंबा चलेगा, संघीय कार्यबल में उतनी ही अधिक कटौती होगी। वेंस के इस बयान से उन लाखों लोगों के भविष्य को लेकर अनिश्चितता और बढ़ गई है जो कांग्रेस संसद में जारी गतिरोध के बीच पहले से ही बिना वेतन के छुट्टी पर हैं। उपराष्ट्रपति ने चेतावनी दी है कि चूंकि संघीय शटडाउन का 12वां दिन है इसलिए नई कटौती पीड़ादायक होगी। शटडाउन 1 अक्टूबर को तब शुरू हुआ जब डेमोक्रेटिक पार्टी के सदस्यों ने अल्पकालिक वित्तीय सहायता के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था और मांग की कि विधेयक में अफोर्डेबल केयर एक्ट के तहत स्वास्थ्य बीमा के लिए संघीय रियायत का विस्तार शामिल किया जाए। फिलहाल अमेरिका में ट्रंप सरकार और विपक्ष के बीच इसे लेकर अब एक सहमति नहीं बन पाई है। दक्षिण अफ्रीका के उत्तर में एक पर्वतीय क्षेत्र में हुई बस दुर्घटना में कम से कम 42 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने सोमवार को इस हादसे के बारे में जानकारी दी है। दुर्घटना राजधानी पिट्रोरिया से लगभग 400 किलोमीटर उत्तर में लुइट रिचर्ड शहर के पास N1 राजमार्ग पर हुई है। अधिकारियों ने 42 लोगों को मारे जाने की पुष्टि की है। मृतकों की संख्या बढ़ भी सकती है। प्रांतीय सरकार ने कहा है कि हादसा उस वक्त हुआ जब बस एक खड़े पर्वतीय दर्रे के पास सड़क से फिसलकर खाई में गिरी। बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच आईआरसीटीसी घोटाला मामले में लालू फैमिली की मुश्किलें बढ़ गई है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव समेत सभी आरोपियों को खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं, यानी अब इन लोगों के खिलाफ इस केस में मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने लालू यादव से पूछा क्या आप अपना अपराध मानते हैं, तो लालू यादव समेत राबड़ी और तेजस्वी ने अपना अपराध मनाने से इनकार कर दिया।
लालू फैमिली ने अदालत में कहा कि वह मुकदमे का सामना करेंगे। वहीं राबड़ी यादव ने कहा कि यह गलत केस है। कोर्ट ने माना कि लालू यादव की जानकारी में इस घोटाले की साजिश रची गई है। कोर्ट ने कहा इस मामले में आरोपी व्यापक साजिश में शामिल थे। लालू फैमिली को इस मामले में फायदा पहुंचा। कॉन्ट्रैक्ट देने के बदले राबड़ी और तेजस्वी को बेहद कम कीमत पर जमीनें मिली। तो ये थे अब तक की ताज़ा खबरें। और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।